हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम इंडियन ज्योग्राफी को मैप्स के थ्रू समझने सीखने का प्रयास करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का जो सेक्शन हमारे सिलेबस में जो CGPSC और व्यापम के सिलेबस में दिया गया है, उसमें मुख्य रूप से भारत की भौगोलिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना, प्राकृतिक विभाजन, भारत के प्रमुख पर्वत पठार मैदान, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख दर्रे, प्रमुख नदी परियोजनाएं, झील, मिट्टियाँ, जलवायु, खनिज संसाधन और परिवहन वगैरह के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं CGPSC और व्यापम के परीक्षाओं में। सामान्य तौर पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है वहाँ पे थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, मैप का जो सेक्शन है वहाँ पर कम होता है, जबकि मैप हमारे लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर करता है। इस सीरीज़ में हम बुक्स में जो कमी है मैप्स की उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप मार्केट में जो भी किताब अवेलेबल है PSC या व्यापम के लिए, उसके साथ में इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। चलिए हम सीधे अपने सिलेबस पे आते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत की भौगोलिक स्थिति की अगर चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ जो परीक्षाओं में पूछी जाती है भारत के टोटल एरिया के बारे में। तो टोटल एरिया भारत के पास कितना है? ऑलमोस्ट 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। एग्ज़ाम्स में बहुत अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का 2.4% है। टोटल एरिया का, विश्व के जो टोटल एरिया का 2.4% है। इसके अलावा अगर क्षेत्रफल के विस्तार की दृष्टि से देखें तो भारत का जो रैंक है, भारत का क्रम किस नंबर पे आता है? तो भारत विश्व के 7वें बड़े देश के रूप में जाना जाता है। तो भाई एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन से हैं, या फिर भारत से जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा कौन सा देश है। तो याद रखिएगा, भारत के जो मुख्य भारत के विश्व के जो प्रमुख देश हैं, जो बड़े देश हैं, उसमें भारत की स्थिति है 7वें नंबर की। भारत से बड़े 6 और देश हैं। तो ये 6 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रशिया, उसके बाद में है कनाडा, उसके बाद में है चीन, इसके बाद में है USA या अमेरिका, नेक्स्ट है ब्राज़ील, उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद में है इंडिया। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए एक लाइन याद रखिएगा, रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत, ये एक निमोनिक्स है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद में है कनाडा, उसके बाद में है चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में है इंडिया। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत। इस तरीके से भारत जो है वो 7वें नंबर का देश है। इसके अलावा 6 बड़े देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में भारत। अब भारत के जस्ट बाद 8वां नंबर का देश कौन सा है विश्व का? तो इसको याद रखिएगा, अर्जेंटीना। भारत विश्व का 8वां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, जो कि इंडिया के जस्ट बाद आएगा। तो रुक चीन अब आया भारत और इसके बाद में अर्जेंटीना 8वां देश। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात किया कि भारत विश्व का 7वां देश है। एशिया में कौन से क्रम का देश है? एशिया में यह दूसरे बड़े नंबर का देश है। एशिया महाद्वीप में भारत 2nd नंबर का द्वीप है, 2nd नंबर का देश है। पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन एशिया में सबसे बड़ा है और भारत 2nd नंबर पे है। इसके अलावा अब बात करें कि भारत के जस्ट पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के टोटल पड़ोसी देशों की अगर चर्चा करें तो आप यहाँ पे देखेंगे मैप में, तो पश्चिम की तरफ से शुरू करें तो सबसे पहले है पाकिस्तान, 2nd नंबर पे है अफ़गानिस्तान, 3rd नंबर पे है चीन,
फोर्थ है नेपाल, फिफ्थ है यहाँ पे भूटान, सिक्स है म्यांमार और सेवेंथ नंबर पे है आपका बांग्लादेश। ठीक, अब यहाँ पे भी पूछा जाता है कि भारत सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है। भारत सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है, या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ, भारत किस देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। इसको भी याद रखने का क्रम क्या है, यहाँ पे भी आप बड़े से छोटे क्रम में याद रखिएगा। ठीक, तो इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक्स है, बचपन से MBA। सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, सेकंड है चाइना के साथ में, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है नेपाल, नेक्स्ट है म्यांमार, उसके बाद में है भूटान और सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, तो सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में और सबसे छोटा लैंड बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में। ठीक, बचपन से MBA। ठीक, ये बचपन से MBA किस चीज़ के लिए सीरीज़ है, ये सीक्वेंस है आपका भारत के पड़ोसी देश और उसके साथ कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है कि भारत के पास कुल कितनी सीमा रेखा है। भारत के पास कुल कितनी सीमा रेखा है, अब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। भारत के पास कुल 22,716.5 किलोमीटर की सीमा रेखा है। ठीक है, जिसमें से लगभग 15,200 किलोमीटर की सीमा भूमि से लगती है, मतलब पाकिस्तान से लेकर के म्यांमार, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश तक लगती है। और जो दक्षिणी भाग है भारत का, जिसको हम समुद्री सीमा कहते हैं, समुद्री सीमा के रूप में भारत के पास लगभग 7,516.5 किलोमीटर का विस्तार है। 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है, अब इस 7,516.5 किलोमीटर में से कुछ ऐसी सीमा रेखा है जो कि भारत की मुख्य भूमि से लगती है, जैसे कि यहाँ पे आप गुजरात से लेकर के दक्षिण की तरफ तमिलनाडु तक चले जाएंगे और तमिलनाडु से फिर उत्तर की तरफ जाएंगे तो पश्चिम बंगाल तक। ये जितनी सीमा रेखा है इसकी कुल लंबाई है लगभग आपका 6100 किलोमीटर, और बाकी का जो बचा हुआ विस्तार है वो अंडमान निकोबार आइलैंड और आपका लक्षद्वीप आइलैंड में समाहित है। ठीक है, इन दोनों द्वीप समूह को मिलाकर के लगभग 1416.5 किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत के पास में। ठीक है, किस प्रकार की सीमा रेखा हमने विभाजित किया, सबसे पहला है 22,716.5 किलोमीटर टोटल भारत की सीमा रेखा है। ठीक है, जिसमें लैंड बॉर्डर और तटीय सीमा, कोस्टल जो सीमा है उसको भी शामिल करेंगे। सेकंड है, इसको जब हम क्लासीफाई करेंगे तो ये देखते हैं कि जो लैंड बॉर्डर है पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा साझा करते हैं उसमें कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर की, और जो भारत की समुद्र तटीय सीमा रेखा है इसमें कुल लंबाई है आपका 7,516 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 7,500 किलोमीटर के आसपास समुद्री सीमा है भारत के पास। ठीक, तो ये हम बात कर चुके हैं समुद्री सीमा के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। ठीक, भारत की भौगोलिक विस्तार और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सबसे पहला है भारत का जो विस्तार है पूर्व की तरफ वालांगू, पूर्व की तरफ हमारा सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का भी जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है इसका नाम है वालांगू। ये किस अक्षांश देशांतर के बीच में है, तो ये जो पॉइंट है आपका पड़ेगा 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी तरीके से जस्ट पश्चिम की तरफ हम चलेंगे तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है, इसको हम कहते हैं
सरक्रीक या इसको एक और नाम से जानते हैं गौर माता या गुहार मोती, ठीक है, गौर माता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं, जो कि 68.7 डिग्री है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक। सरक्रीक या गौर माता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं इसको। कहाँ पे है? गुजरात में। भारत का जो सबसे उत्तरी विस्तार है ये है 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो कि इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। यह बिंदु पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट है भारत का जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि से लगा हुआ सुदूर दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी में, जो कि तमिलनाडु के अंदर आएगा। तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास लोकेटेड है, ठीक है। ये जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश हम देख रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये उत्तरी गोलार्ध में है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। इसीलिए इसको हम किस नाम से जान रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम इसको कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। इसके अलावा पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे भारतवर्ष का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा और इसका आंसर आप लेंगे 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट के नाम से। इंदिरा पॉइंट इसको पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। अब हम देखना शुरू करते हैं। इस मैप में नॉर्थ से साउथ की तरफ जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मैप है जम्मू कश्मीर का, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। ये मैप जो ड्रॉ किया गया है ये आपका जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले का मैप है। जम्मू कश्मीर जब तो यूनियन टेरिटरी में नहीं बटा था उस समय का मैप था, ठीक है। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो नीचे का छोटा सा एरिया हमको दिखाई दे रहा है इसको हम कहेंगे जम्मू कश्मीर, और ऊपर का जो एरिया है इसको हम कहेंगे लद्दाख, ठीक है। तो ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये अब लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके अलावा ये जो एरिया है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया कहा जाता है अक्साई चीन, अक्साई चीन, ठीक है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद आपको स्टोरी थोड़ी सी पता है कि पाकिस्तान के कबीलाई लोगों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, मतलब जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए आक्रमण कर दिया था। और इसके बाद में जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे राजा हरी सिंह। तो राजा हरी सिंह ने जब भारत सरकार से मदद मांगा, मतलब नेहरू जी से जब मदद मांगा, तो नेहरू जी के मदद पहुंचने तक और पाकिस्तान की तरफ से जो आक्रमणकारी आ रहे थे वो काफ़ी लंबा एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया कैप्चर कर चुके थे। जब भारत की फोर्सेस यहाँ पर पहुँची तो उन्होंने बहुत दूर तक उनको खदेड़ दिया, लेकिन पूरा जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं करवा पाए। जो भी एरिया उनके पास रह गया था इसी को हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। अब ये एरिया क्यों रह गया उनके पास, या हम क्यों इसको आज़ाद नहीं करवा पाए, ये एक लंबी स्टोरी है। खैर मैप में सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि ये एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। इसके अलावा कुछ एरिया है जो कि पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, इसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट इस मैप में हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। हम भारत के पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी विस्तार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से होकर के गुजरती है। मानक समय रेखा का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप प्लेलिस्ट में जा करके मेरा जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है इसको जो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी वाले उस वीडियो सीरीज़ में मैंने लगभग 20-22 वीडियो में सारा ज्योग्राफी कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करके फिर आप जब ये मैप वाला सेक्शन देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप जो अगर आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उनको तो कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो मानक समय रेखा है जिसको हम 82.5 अंश देशांतर के रूप में जानते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले यूपी, उसके अलावा यहाँ पे एमपी के बाद में सीजी के बाद में उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ड्रॉ करते समय ना थोड़ी सी मैंने इसमें शायद अजम्पशन थोड़ा सा गलत हो गया था, और यहाँ पे ये जो लाइन है मैंने एक्चुअली में ड्रॉ की थी जहाँ पे मध्य प्रदेश वाला एरिया यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा मोड़ दिया था ताकि ये मध्य प्रदेश की तरफ से भी जा सके। तो आप ध्यान रखिएगा
कि एक्चुअली में ये जो 82.5 देशांतर रेखा है ये यूपी से होकर गुजरता है, फिर हल्का सा मध्य प्रदेश में टच करता है, फिर छत्तीसगढ़ में जाएगा और इसके बाद में आपका उड़ीसा और सबसे दक्षिण में आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। मानक समय रेखा के बारे में, मानक समय रेखा की जो स्थिति है 82.5 ये पूरे भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, जहाँ पे हमारा जो सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, गुजरात में गौरमाता या सर क्रीक के नाम से, इन दोनों बिंदुओं के बीच में लगभग 2 घंटे का टाइम गैप आता है और ये जो मानक समय रेखा है ये उस टाइम गैप को कम करने का काम करती है। तो पूरे भारत में केवल एक ही टाइम जोन चलता है, ठीक है, जिसको कि हम GMT के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, ये आगे है लगभग 5.5 घंटा। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं ज्योग्राफी की, मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ पता ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कर्क रेखा, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा किसको कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। कर्क रेखा, मकर रेखा तो आप जानते ही होंगे। पृथ्वी पर जो इमेजिनरी लाइंस हैं इसको हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं, जो कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को लोकेट करने का काम करती हैं, लोकेट करने के लिए यूज़फुल होती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके अलावा भूमध्य रेखा के उत्तर में जो 23.5 अक्षांश रेखा है इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिण की तरफ जो रेखा है इसको हम कहते हैं मकर रेखा। अब ये 23.5 ही क्यों लिया गया होगा, तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है, इसीलिए ये 23.5 को हमने कर्क रेखा और मकर रेखा के रूप में लिया हुआ है। इसके पीछे डीप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ही आपको ओवरव्यू देते चल रहा हूँ। ठीक है, जो लोग भी पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी उनको पता ही होगा कि 23.5 को कर्क रेखा और मकर रेखा क्यों लिया जाता है। बस याद रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है और सूर्य का जो लाइट है, जो सनरेज हैं वो इस पूरे एरिया में मतलब 23.5 उत्तर और दक्षिण के बीच ही लंबवत पड़ती हैं। ठीक, अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत की स्थिति है कर्क रेखा के पास में, मतलब भारत को कर्क रेखा जो है वो लगभग 2 भागों में बराबर विभाजित करती है। ये कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, इसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम, इतने राज्यों से होकर के गुजरती है। आप इसको क्रम से याद रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जमाने के लिए या पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो जितने स्टेट्स हैं इनके टोटल नंबर कितना है, तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा। फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड नंबर पे है आपका MP, फोर्थ नंबर पे है आपका छत्तीसगढ़, फिफ्थ हो जाएगा झारखंड, सिक्स है पश्चिम बंगाल, सेवेंथ है त्रिपुरा और 8th हो जाएगा आपका मिजोरम। तो इस प्रकार भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसको कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम दक्षिण की तरफ चलें तो आपको एक और पॉइंट याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि भारत की जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है किस देश के साथ लगती है, तो मैंने उसके लिए एक निमोनिक्स आपको बताया था बचपन से, MBA, मतलब बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका लैंड बॉर्डर के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो दक्षिण की तरफ तो भारत के कोई पड़ोसी देश है नहीं, मतलब सीधे सीधे समुद्र तट हैं। तो समुद्र तट में अगर देखा जाए तो सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे लंबी समुद्री सीमा है गुजरात के पास में, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। बेसिक फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाले राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद में एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारत में टोटल कितने लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं। लैंडलॉक्ड कहने का मतलब है कि ऐसे राज्य जो कि किसी दूसरे देश से सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है, और न ही समुद्री सीमा जिनके पास है। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है,
लैंडलॉक्ड या भू आवेष्टित कहने का मतलब है कि वो देश, वो राज्य जो कि किसी पड़ोसी देश से सीमा साझा नहीं करते हैं और साथ ही जिनके पास अपना समुद्री सीमा भी नहीं है। ऐसे राज्यों की कैटेगरी में आप ध्यान से देखते चलेंगे मैप में, तो सबसे पहला है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड है आपका छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे तो झारखंड, फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे तो हरियाणा और फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे तो तेलंगाना। यही कुछ राज्य हैं जो कि किसी भी पड़ोसी देश से या समुद्रों से सीमा साझा नहीं करते हैं, समुद्री सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, इनके पास न तो ये केवल अपने पड़ोसी राज्यों से अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हरियाणा जो किससे सीमा साझा करता है, हरियाणा के पास में है पंजाब का बॉर्डर है, एक तरफ हिमाचल का बॉर्डर है, उसके बाद में राजस्थान का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है और साथ में दिल्ली से सीमा साझा करता है। ठीक, ये इतने राज्यों से सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश सीमा साझा करेगा गुजरात से, राजस्थान से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, इसके अलावा अपना तेलंगाना से और महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, इस बार का प्रश्न भी था, कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तेलंगाना किन से सीमा साझा करता है? तेलंगाना के पास में छत्तीसगढ़ की सीमा है, आंध्र प्रदेश की सीमा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा है। झारखंड किन से सीमा साझा कर रहा है? छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये 5 लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं जो कि छत्तीसगढ़ भारत के मध्य भाग में पाए जाते हैं। ठीक, लैंडलॉक्ड कहने का मतलब क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। ऐसे राज्य जिनके पास न तो अपनी समुद्री सीमा है और न ही किसी पड़ोसी देश से सीमा साझा करते हैं, ऐसे राज्यों को हम कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट्स। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस मैप में हम थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं इनको देखते चलेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, भारत में हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक है 7 सिस्टर्स और एक हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य। तो नॉर्थ ईस्ट जब कहा जाता है तो उसमें याद रखिएगा कि 7 सिस्टर तो शामिल हैं। ठीक है, जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में, जो सुदूर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। और साथ ही नॉर्थ ईस्ट में हम किसको रखते हैं? सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कहा जाए तो टोटल 8 हैं और 7 सिस्टर्स के नाम से जब जाना जाए तो केवल 7 राज्यों की चर्चा की जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम जो कि नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है, भारत का राज्य है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। ठीक है, ये 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको कि 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब आपका एक होमवर्क ये भी है कि आपको जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं भारत में, इन सभी की राजधानियाँ ज्ञात करनी है। ठीक है, आप जो भी किताब पढ़ रहे होंगे वहाँ पे कोई टेबल ज़रूर बना होगा जहाँ पे सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के राजधानियों के बारे में चर्चा की गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो भारत में आप जैसे ही दक्षिण की तरफ आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ की हुई हैं। अभी इनमें एक एक करके हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के 2 प्रमुख यूनियन टेरिटरी जो कि समुद्री क्षेत्र में हैं। कौन कौन से हैं? भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो पूर्वी समुद्री क्षेत्र है, इसको हम बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। जबकि भारत के पश्चिम की तरफ जो समुद्री क्षेत्र है इसको हम अरेबियन सी या अरब सागर के नाम से जानते हैं। भारत के दक्षिण की तरफ जो समुद्री क्षेत्र है इसको हम हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके नाम पर किसी समुद्र का नाम, सागर का नाम पड़ा हुआ है? तो ये जो हिंद महासागर है ये हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो हिंद महासागर
अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है भारत का दक्षिणी क्षेत्र। इसको हम प्रायद्वीप भी कहते हैं। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है और इसीलिए भारत को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद में बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी की तरफ जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसको हम जानते हैं अंडमान निकोबार के नाम से। ये पूरा अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, ये मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है अंडमान और सेकंड है आपका निकोबार। अब इस अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको हम बिल्कुल बारीकी से देखते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान आइलैंड जो ग्रुप है, अंडमान आइलैंड ग्रुप में आपको ध्यान दीजिएगा तो 4 प्रमुख आइलैंड की चर्चा की जाती है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा है इसमें आप बिल्कुल क्रम से चलेंगे तो सबसे ऊपर उत्तर में है उत्तरी अंडमान, उसके नीचे है मध्य अंडमान, इसके नीचे है दक्षिणी अंडमान और थोड़े से गैप के बाद में है एक छोटा सा आइलैंड, इसको हम कहते हैं लिटिल अंडमान। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। सीक्वेंस क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे तो उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक, इसके अलावा अंडमान आइलैंड के जस्ट ऊपर एक और छोटा सा आइलैंड है, इसको हम कहते हैं कोको आइलैंड या कोको द्वीप। ये जो कोको आइलैंड है ये म्यांमार की टेरिटरी है। ठीक है, ये म्यांमार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अंडमान सीरीज के बाद में आप दक्षिण की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे ये जो प्रमुख आइलैंड हैं इनको निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं और इसमें मुख्य रूप से जो सबसे उत्तर में है इसको कार निकोबार और सबसे दक्षिण वाले को ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ठीक है, जो सबसे दक्षिण का जो ग्रेट निकोबार है यहीं पे हमारा सुदूर दक्षिणी बिंदु है जिसको हम 6 डिग्री 45 मिनट के नाम से जानते हैं। इसको हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका विस्तार कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट तक विस्तार है और इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं इसी में ही भारत के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी स्थित हैं। ठीक है, भारत का सबसे सक्रिय या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, इसको हम कहते हैं कि बैरन द्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक, बैरन द्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है भारत का। इसके अलावा अंडमान श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। यहाँ पे एरो वगैरह बहुत बारीकी से देखिएगा कहाँ पे कौन सा चीज़ लोकेटेड है, तो याद रखिएगा सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप ये दोनों ही ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है या विलुप्त हो चुका है, जबकि बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड जो है ये अभी भी सक्रिय है। ज्वालामुखी यहाँ पर सक्रिय है, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। तो क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया अंडमान और निकोबार आइलैंड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, तो उत्तर की तरफ है अंडमान और दक्षिण की तरफ है निकोबार आइलैंड ग्रुप। इन ग्रुप्स में 4 प्रमुख हैं जो कि अंडमान में हैं। 4 प्रमुख कौन कौन से हैं, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल। और निकोबार में 2 प्रमुख हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही सबसे दक्षिणी सुदूर दक्षिणी बिंदु स्थित है भारत का, जिसको हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही आइलैंड ग्रुप को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल कहने का मतलब है 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो इन दोनों ही आइलैंड ग्रुप्स को पृथक करती है, इसीलिए हम इसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड को पृथक करने वाली चैनल कौन सी है, तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स की हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे विभाजक रेखाओं की बात करेंगे। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये सभी जो है वो किसी न किसी क्षेत्र को अलग अलग सेपरेट करते हैं या विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित कर रहा है, अंडमान आइलैंड ग्रुप्स को और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स को। ठीक है, इसके अलावा मैं कोको आइलैंड की चर्चा कर चुका हूँ, सैडल पीक हो गया, नारकोंडम, बैरन आइलैंड हो गया। इसके बाद में निकोबार में भी कार निकोबार, ग्रेट निकोबार की चर्चा हो चुका। एक और चीज़ रह गया है जो कि है अंडमान निकोबार आइलैंड का राजधानी या कैपिटल। अंडमान निकोबार में जो कैपिटल है इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर
और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये अंडमान के 4 आइलैंड हैं और इसमें से दक्षिणी अंडमान पर स्थित है आपका पोर्ट ब्लेयर। इन सभी में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बार बार, किसी भी वनडे एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के पश्चिम की तरफ या अरब सागर में स्थित यूनियन टेरिटरी। अरब सागर में जो यूनियन टेरिटरी है इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है और इसकी राजधानी है कावारती। ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये प्रवाल या मूंगा द्वीपों से बना हुआ है, मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। अब एक डिफरेंस याद रखिएगा, हमने पूर्व की तरफ बात किया अंडमान निकोबार आइलैंड और पश्चिम की तरफ हम देख रहे हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में विशेष बात आपने क्या ध्यान रखा? ये प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। तो अंडमान निकोबार किससे बना हुआ है? अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि ये उन्हीं चट्टानों से निर्मित हैं जिनसे कि भारत का हिमालय पर्वत निर्मित हुआ है। याद रहेगा, याद रखिएगा, भारत में जो हिमालय पर्वत है जिन चट्टानों से निर्मित हुआ है वही चट्टान, उन्हीं चट्टानों से अंडमान निकोबार आइलैंड का निर्माण हुआ है। अब इसको किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे? तो अब आप मैप को थोड़ा सा जूम आउट जब करेंगे तो देखिएगा हमारा जो हिमालय है वो यहाँ पे पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ कुछ इस तरीके से विस्तृत है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और इसके मैप भी हम काफ़ी सारे देखेंगे। ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ हिमालय का विस्तार है ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद में दक्षिण की तरफ एक मोड़ ले लेता है और ये जो मोड़ है ये म्यांमार और भारत के बीच सीमा रेखा बनाता है और यही जो आपका माउंटेन सीरीज़ है ये कंटिन्यू होता है और लास्ट में जा करके समुद्र में डूब जाता है, समुद्र में सबमर्ज हो जाता है। यही जो सीरीज़ है वो कुछ स्थानों पर हमको कंटिन्यू दिखाई देती है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो चट्टानें हैं किस क्रम की चट्टानें हैं? ये उसी एज की या उसी क्रम की चट्टानें हैं जिनसे कि आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो डिफरेंस है, दो आइलैंड्स में डिफरेंस है। पहला आइलैंड ग्रुप है आपका अंडमान आइलैंड ग्रुप्स जो कि हिमालय की चट्टानों से बने हुए हैं और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो कि प्रवाल भित्ति या मूंगा चट्टानों से निर्मित हैं। ठीक, इसके बाद में हमने ये भी देखा कि इसकी राजधानी कावारती है, प्रवाल द्वीप या मूंगा चट्टानों से बने हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका नाम है एंड्रोथ। एंड्रोथ आइलैंड सबसे बड़ा है। इसके अलावा सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में सबसे दक्षिणी कौन सा है? तो मिनिकॉय द्वीप, इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप जो सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक, अब इन लोकेशंस के बीच में कौन कौन से चैनल्स स्थित हैं, कौन कौन से अक्षांश रेखाएं हैं जो कि इनको पृथक करती हैं? तो याद रखिएगा भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है, इसका नाम है मालदीव। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जब लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया तो मालदीव के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थोड़ी सी नाराज़ हो गए थे। ठीक है, तो मालदीव और लक्षद्वीप इनका जो बीच है, इनका जो एक सेपरेट करने वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल किनको सेपरेट करता है प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह और मालदीव को सेपरेट करता है। इसके बाद में है एक 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किनको सेपरेट करता है? तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप को। लक्षद्वीप समूह का ही दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय, इसको सेपरेट करने का काम करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में है, मालदीव या मिनिकॉय के बीच में कह सकते हैं, और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और एंड्रोथ के बीच में। ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप का जो एक क्लोज फॉर्म में जो आइलैंड ग्रुप है इनके बीच में 9 डिग्री चैनल है। अगर आप इसको बहुत क्लियर रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं मिनिकॉय आइलैंड और एंड्रोथ आइलैंड के बीच में है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? 10 डिग्री है
कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में, ठीक है, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ा सा जो गैप देख रहे हैं दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो छोटा सा गैप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है डंकन पैसेज। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डंकन पैसेज, डंकन पैसेज या डंकन चैनल, ठीक है। तो डंकन चैनल किसके बीच में है? डंकन चैनल है लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। और जब आप इसके उत्तर की तरफ और बढ़ते चलेंगे तो उत्तरी अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में जो छोटा सा वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कोको चैनल, कोको चैनल, ठीक है, इसको कहा जाता है कोको चैनल, ठीक। तो क्या क्या याद रखा आपने? 8 डिग्री, उसके ऊपर में 9 डिग्री, उसके ऊपर में 10 डिग्री, उसके ऊपर में है डंकन पैसेज और उसके ऊपर में है कोको पैसेज, ठीक है। 8 डिग्री किनको सेपरेट कर रहा है? 8 डिग्री सेपरेट कर रहा है आपका यहाँ पे आप देखिएगा मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को। 9 डिग्री किसको सेपरेट कर रहा है? एंड्रोथ और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। डंकन पैसेज लिटिल और दक्षिणी अंडमान के बीच में, और कोको पैसेज कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में, 9 डिग्री चैनल है एंड्रोथ और मिनिकॉय के बीच में, 10 डिग्री चैनल है लिटिल और कार निकोबार के बीच में, डंकन पैसेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में, और कोको पैसेज है कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान आइलैंड के बीच में, ठीक है। ये क्रम याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक। इतनी चीज़ों की चर्चा आप कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। चलिए मैप में हम नेक्स्ट चीज़ें कोई की चर्चा करते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से की तरफ आप चलेंगे तो मैंने क्या क्या चीज़ों की चर्चा किया? आइलैंड ग्रुप की चर्चा कर चुके हैं, समुद्री सीमा की चर्चा कर चुके हैं। जो बचे हुए हैं इनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ बिंदु आपको और दिखाई दे रहे हैं। ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि एक यहाँ पे मिल रहा है आपको पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी, इसके अलावा कराईकल, इसके अलावा यहाँ पे एक है यनम और एक है माहे। याद रखिएगा ये जो 4 नाम मैंने आपको बताए हैं ये पौंडीचेरी के ही हिस्से हैं। अब ये कैसे हो गया? तो याद रखिएगा एंशंट हिस्ट्री में आपको पता है कि पुर्तगाली लोग फ्रेंच लोग अपने छोटे छोटे कॉलोनी बना करके रखे थे। तो फ्रांसीसी लोग जब भारत से गए थे तो उनके क्षेत्राधिकार वाले कुछ एरिया जो हैं वो अलग अलग राज्यों में विस्तृत थे। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से थे? मुख्य रूप से था पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और माहे। इन सभी को जब छोड़ करके भारत को आज़ाद करके गए हैं, उसके बाद में भारत सरकार ने इन सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों को एक ही यूनिट के अंदर मिला लिया और वो था पौंडीचेरी, ठीक है। तो फ्रांसीसी कब्जे वाले या फ्रांसीसी अधिकार वाले जो भी क्षेत्र थे इनको हम पौंडीचेरी के अंतर्गत रखते हैं। पौंडीचेरी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी के 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला है पौंडीचेरी, दूसरा है कराईकल, तीसरा है यनम और चौथा है माहे। हालांकि ये 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में विस्तृत हैं। ये 4 जिले कितने राज्यों में विस्तृत हैं? तो 3 राज्यों में विस्तृत हैं। कौन कौन सा? पहला तो आपका तमिलनाडु, पौंडीचेरी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यनम कहाँ पे है? यनम है आंध्र प्रदेश में। और माहे कहाँ पे है? केरल में। याद रहेगा पौंडीचेरी क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। इस यूनियन टेरिटरी के 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। कौन कौन से जिले हैं? तो पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और माहे, ठीक है। इसके बाद में आप कुछ द्वीपों के बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई दे रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई देगा व्हीलर द्वीप। इसके अलावा एक है एलिफेंटा द्वीप। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम है गांधी सागर द्वीप, या इसको न्यू मूर द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये थोड़े डिस्टेंस पे हैं, अलग अलग द्वीप हैं, गांधी सागर और न्यू मूर द्वीप। इनके बारे में क्या विशेष चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ श्रीहरिकोटा।
श्रीहरिकोटा साइंस एंड टेक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमारे इसरो के द्वारा जो भी जो भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं कहाँ से होते हैं, श्रीहरिकोटा में एक अंतरिक्ष केंद्र है, इसको हम कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या स्पेस सेंटर, SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये लोकेटेड है कहाँ पे, श्रीहरिकोटा द्वीप में। और द्वीप आपको पता है कि वाटर बॉडी के बीच में जो लैंड एरिया होता है इसको हम द्वीप कहते हैं। तो किस वाटर बॉडी के बीच में है श्रीहरिकोटा द्वीप, ये है पुलिकट झील के बीच में। नाम याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील के बीच में है श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, जहाँ से हम अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। इसके अलावा एक है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, व्हीलर द्वीप है आपका उड़ीसा में, जबकि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे है, ये स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। तमिलनाडु के बीच में पुलिकट झील है और पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप, जबकि व्हीलर द्वीप पूरी तरीके से उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप की क्या क्या खास बात है, इसको कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। DRDO के द्वारा जो भी मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं वो व्हीलर द्वीप पर किए जाते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, DRDO के द्वारा जो भी रॉकेट परीक्षण किए जाते हैं, मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं, वो व्हीलर द्वीप से किए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे स्थित है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में। उसके बाद में है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। तो हम कुछ प्रमुख द्वीपों की भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा इस मैप में और क्या चीज़ भी रह गया, हाँ एक और फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। भारत का जो विस्तार है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ, ये हम देख चुके हैं। पूर्व की तरफ कहाँ से कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट तक है, जबकि उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, और सुदूर दक्षिण में अगर पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट तक है। अगर इनको हम लंबाई के हिसाब से देखें, किलोमीटर्स में देखें तो कितना किलोमीटर है, ये लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग लंबाई है 3200 किलोमीटर, और आपका गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की कुल लंबाई है लगभग, कुल दूरी है 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। इतनी चीज़ों के बाद में हम कुछ जो पॉइंट्स यहाँ पे रह गए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हम लगभग कवर कर चुके हैं। जो दक्षिणी बिंदु है इसको कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, इसको केप केमुरिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है पंबन द्वीप। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ पे हुआ था, इसी पंबन द्वीप में एक जगह है रामेश्वरम, ठीक है। पंबन द्वीप में एक छोटा सा लोकेशन है रामेश्वरम, यहीं पे जन्म हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, ठीक है। तो पंबन द्वीप कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा इस मैप में लगभग जो ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। पॉलिटिकल मैप में आपको एक होमवर्क ये करना है कि जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, इन सभी के नाम, इन सभी की कैपिटल आपको खोजना है कहीं पे, चाहे तो उसको नोट कर लेंगे या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। जो अगर आप गूगल से देखेंगे तो एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे, और सभी प्रमुख राजधानियाँ आपको पता होनी चाहिए। जनरली आपको राजधानियों के क्रम में अगर देखें तो दिक्कत कहाँ पे आती है, तो दिक्कत आती है जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको 7 सिस्टर्स और जो सिक्किम है, इस क्षेत्र में जो प्रमुख राज्य हैं और राजधानी है, इनको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बाकी सभी राजधानियाँ लगभग आपको पता होती हैं, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप की राजधानी पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती, और अंडमान निकोबार की राजधानी मैं चर्चा कर चुका हूँ, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है,
28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, इन सभी राज्यों के नाम, इनकी राजधानियाँ, यूनियन टेरिटरी के नाम और इनकी राजधानियाँ, इतनी चीज़ें आप एक बार सर्च करेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ है, पर बेसिक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हाल ही का CGPSC आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बेसिक नेचर के हैं। तो बेसिक को आप मिस नहीं कर सकते, बेसिक को गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैप में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, जो भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस में महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं, इन सभी को हम इसी तरीके से मैप्स के थ्रू ही कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।